नमस्कार साथियों। एक वही खुशखबरी जो जानते हैं कि यदि आप यूपीएससी की यात्रा में पहला कदम रखते हैं तो वही ख्वाब कि मुझे भी धौलपुर हाउस में जाके अपना इंटरव्यू देना है, साथ में सफलता के वो उस मुकाम तक पहुंचना है जो आपने ड्रीम एम सोचा है। किसी का आईएएस सपना आईएएस बनने का होता है, किसी का पीसी आईपीएस बनने का होता है, किसी का आईआरएस बनने का सपना होता है। तो उसके लिए यूपीएससी के द्वारा आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समझेंगे कि किस तरह से इसके चरण होते हैं, नोटिफिकेशन में क्या चेंजिंग किया गया है, क्या चेंजिंग नहीं किया गया है, या वर्तमान में कितनी वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन निकाला गया है, मूलभूत जो ढांचा है नोटिफिकेशन का, प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, साथ में यहाँ फॉर्म भरने की डेट क्या होगी, सबके बारे में जानेंगे। तो जानिए दोस्तों, जब आदमी यहाँ से चलता है इस यात्रा के लिए, लवासना की यात्रा के लिए, तो लवासना की यात्रा इस धौलपुर हाउस से होकर ही निकलती है। हर को ख्वाब मुकम्मल करने के लिए आपको अपने अरमानों पर ध्यान रखना, कहीं ना कहीं साहस दिखाना पड़ता है, अपने सपनों को कहीं ना कहीं चिंगारी की तरह आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें एक एक कदम अगर सहज से नहीं रखेंगे तो आपके जो पैर हैं, आपकी जो रफ्तार है वो डगमगा जाएगी। तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। वो अगर नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप फॉर्म को बेहतर तरीके से नहीं भर पाए हैं, वो हो सकता है कि आपकी तैयारी बेस्ट हो लेकिन फॉर्म सही ना भरने के कारण आप पार्टिसिपेट ना कर पाओ। तो मूलभूत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से हमें फॉर्म को भरना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ से कि नोटिफिकेशन ये आ चुका है, आज ही जारी किया गया है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 21 है, लगभग 200 पेजेस के आसपास में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो बड़ी सहजता से बड़े अच्छे अच्छे पॉइंटों को समझ के यहाँ भरें। लेकिन मैं इसका मूल कंसाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें मूलभूत परिवर्तन हुए, वहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात, नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या मूलभूत चेंजिंग हुए हैं, वैकेंसी कितनी है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, प्रीलिम्स की डेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सारी बातें मैं शेयर करूंगा आपसे। चलिए आइए, पहला पॉइंट यहाँ से, जो अथॉरिटी है जो कराएगा इसको, आप जानते हैं कि यूपीएससी कराता है। तो यूपीएससी क्या है, एक संघ लोक सेवा आयोग संस्था है। इसके माध्यम से यूपीएससी का एग्जाम होता है। इतने लंबे समय के बाद जो वैकेंसी है वो 1105 आई हैं। यदि हम इस डाटा को देखें तो आपके दिमाग में पिक्चर बन भी पा रही होगी कि जो डाटा है मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये दिमाग में बन पा रहा होगा। 2009 में वैकेंसी अगर देखेंगे तो 580 थी और 2010 में 965। ये लगातार क्या हुई, यहाँ पे घटती बढ़ती रही। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 1100 के बाद यहाँ पे 2015 से 2015 में 1129 थी, 1079 था, 980 था 2017 में। तो लगातार वैकेंसी घट रही थी। अब ऐसा समय आया है कि 2023 में पहली बार इतना वैकेंसी 1105 वैकेंसी के साथ ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यानी वंपर वैकेंसी के रूप में मैं कह सकता हूं, एक वही प्रयास जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। बस आपको स्ट्रेटेजी बेस्ट रखनी है, आपको प्लानिंग बेस्ट रखनी है, आपके मेंटोर, आपके गाइडेंस, आपकी किताबें, आपका माहौल बेस्ट रखना है। तो ये जो सीटें हैं इसी में से कहीं ना कहीं एक आप आके टिक जाएंगे। तो चलें यहां से हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजिंग हुआ है। बेटा, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, वो 1 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच है। 21 फरवरी के बीच है। यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये सब बातें करेंगे हम लोग। आगे चल लेते हैं। यहाँ पे लगभग इतनी वैकेंसी का डाटा है, अगर 19 प्रकार की वैकेंसियों को यहाँ रखा गया है। आपको आईईएस बनना है टॉप पे, फिर आईएफएस है, फिर आईपीएस है, फिर ऑडिटर है, फिर अकाउंट है। ये सारी पोस्टें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी, राइट। हम जो मेन इशू पे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ओटीआर फॉर्मेट से। यानी कह सकते हैं कि इन लोगों ने अभी ओटीआर फॉर्मेट लिखा है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि यूपीएससी के अंतर्गत आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यूपीएससी के पास जो आपके डाटा होता है, चाहे वो किसी मूलभूत एड्रेस को लेके हो, नाम को लेके हो, डेट ऑफ बर्थ को लेके हो, वो सेव हो जाता है। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपना यहाँ पंजीकरण या नामांकित कर सकते हैं। ये ओटीआर फॉर्मेट है, आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पर जाना है, क्लिक करना नोटिफिकेशन पे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ओटीआर पे। वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पर क्लिकिंग इन द न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा आएगा या ओल्ड लिखा आएगा, वहाँ आप क्लिक कर देंगे। अपने पास यहाँ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, यूजर आईडी, मेल जो भी होगा वो मांगे होगा उसको फिल कर देंगे। आईडी मांगेगा, वो सब फिल करने के बाद यहाँ गो टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ ओटीआर जो है आपका एप्लीकेशन जो डाटा है वहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से
यूपीएससी के अंतर्गत जो फीस का डाटा है देखिएगा, हर कोई व्यक्ति मिनिमम फीस में 100 रुपये में यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है। अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं, किसी और एग्जाम देते हैं तो 1000-1200 फीस होती है, लेकिन यूपीएससी अपने आप में बड़ा संयमता का परिचय देता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से SC ST वालों को लिए ध्यान रखना, कोई परमिशन नहीं है, वो ऐसे ही भर सकते हैं। फीमेल के लिए 9 फीस है, लेकिन 100 रुपये सामान्य फीस रखी गई है, तो 100 रुपये इतनी कम फीस में यूपीएससी IAS का फॉर्म भर सकते हैं देखिएगा। तो यानी यहाँ से आप जाके इसको कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यूपीएससी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपसे एजुकेशन नहीं मांगता। यदि आपके पास यूजी होना चाहिए, यूजी भी सिंपल पैटर्न से, ये नहीं कि आपकी 50% है या फिर 90% है, इससे कोई डजंट मैटर यूपीएससी को। यूपीएससी ये कहता है कि बाकी परीक्षण तो मैं खुद कर लूंगा, बस तुम ये करके आ जाओ कि यूजी लेके आ जाओ। यूजी का मतलब आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपने अगर यूजी क्वालिफाई किया है तो यूजी क्वालिफाई करने वाला विद्यार्थी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी एक प्रकार से ग्रेजुएशन विद्यार्थी ही इसमें कर सकता है। परसेंटेज से इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया तब भी आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे बेटा एज लिमिट के बारे में। अगर आयु के एक सीमा के बारे में यूपीएससी भी एक आंकड़ा देता है कि आपकी जो मिनिमम एज है ओबीसी का, जनरल का 21 साल है और 32 साल मैक्सिमम एक है। अटेम्प्ट की बात करेंगे तो इनके पास 6 अटेम्प्ट दे रखा है कि आप 6 बार प्रयास कर सकते हैं। यहाँ इस उम्र से इस उम्र तक आप कभी प्रयास करो, ऐसा करने की ऐसा है ही नहीं कि आप कंटिन्यू प्रयास करिएगा या बीच बीच में करिएगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। आगे कहते हैं कि जो ओबीसी में आएंगे तो 21 से लेकर 35 साल के बीच का डाटा है। SC ST में आएंगे तो यहाँ पे क्या है, 21 से लेकर 37 साल के बीच का डाटा है। और अटेम्प्ट यहाँ पर अगर जाएंगे तो 9 अटेम्प्ट है, और इनके लिए 9, यानी एज जब तक होगी आप देते रहो, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चाहे 21 साल से 37 साल तक आप दोगे, 16 साल लगातार दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ अटेम्प्ट नहीं होते हैं, यहाँ अटेम्प्ट कितना होता है 9, यहाँ कितना होता है 6 होता है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। जो यहाँ पोस्ट हैं आपको IAS IFS IPS के लिए आपको कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इन पोस्टों के लिए यहाँ आपको सिर्फ पोस्ट, याद रखिएगा, यदि आप 3 पोस्टें भरते हैं, 3 पोस्टों के लिए आपको भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। बाकी पोस्टों के लिए यदि आप नेपाल के निवासी, यहाँ से इंडिया के निवासी हैं, नेपाल पे यहाँ सब्जेक्ट हैं या भूटान के हैं, या इसके बाद ये भी दर्शाया गया कि 1 जनवरी 1962 के बाद यहाँ इंटेंशन आप लोग यहाँ पे परमानेंटली कहीं सेटल हो गए थे, लेकिन पर्सन इंडिया इज द ओरिजिन हु इज द फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ द केन्या, युगांडा, यहाँ पे हैं। तो अगर यहाँ परमानेंटली सेटल हो चुके हैं तो आप इसके फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो यानी ये तात्पर्य कहने का ये हुआ कि इन 3 पोस्टों के लिए आपको भारत का निवासी होना कंपलसरी है। आगे चर्चा करें बेटा, तो यहाँ एग्जाम का पैटर्न जो है, अगर प्रीलिम्स में जाएंगे तो वहाँ पे 2 पैटर्न के 2 पेपर होता है, एक GS1 और GS2। GS1 आप जानते हैं कि 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। यहाँ पे 80 क्वेश्चन होता है, ये 200 नंबर का होता है। ये जो पेपर है क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ से इसका फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स की मेरिट बनाई जाती है। अगर हम मेंस के सापेक्ष में बात करेंगे तो आपके दिमाग में बन पा रहा होगा, मेंस के पेपर के ढांचे में देखा जाए कोई परिवर्तन नहीं, सेम एज इट इज है। लैंग्वेज के आपके पास 2 पेपर होंगे, वो भी 300-300 नंबर के होंगे, वहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाइंग पेपर होगा, इनके नंबर काउंटिंग नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एसए का पेपर होता है, एज इट इज है 250 नंबर का एसए का पेपर होगा। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ ऑप्शनल के पेपर जो होते हैं 250-250 नंबर का, ये सेम एज 500 नंबर का जीएस रहेगा, कोई चेंजिंग की भावना से नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ से जीएस की, तो जीएस के 4 पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4। तो आप समझ सकते हैं कि 200 का एक होता है, 4 पेपर जो है यहाँ 800 नंबर के होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे 250 नंबर का, 800 का यहाँ, सॉरी 250 नहीं, 250 1000, तो 1000 का यहाँ से जीएस का होता है, 250 का एसए का होता है, और यहाँ से ऑप्शनल 500 का। कुल मिला के जो मेंस है, ये नंबर काउंट नहीं होते हैं, कुल मिला के 1750 नंबर का क्या बन जाता है, यहाँ मेंस बन जाता है। जब आप क्वालिफाइंग करेंगे तब जाके आपको 275 नंबर का इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये एक बेसिक पैटर्न है, वही पैटर्न जो पहले फॉलो किया गया है। अब मुद्दा ये बन जाता है कि हम अपने आप में क्या रणनीति अपनाएं, क्या इशू बन जाए, ये हो जाता है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बच्चों के ये आ रहे होंगे कि सर यहाँ से डज फिलिंग द फॉर्म काउंट अटेम्प्ट, जब आप फॉर्म भर देते हो अटेम्प्ट काउंट हो जाता है, नहीं होता है? तो सोचने की बात सोचिएगा, जब आपके पास शादी में कार्ड आता है तो अगर जब तक आप नहीं जाओगे तब तक वहाँ काउंट नहीं होंगे कि आप आए थे नहीं आए थे। इसका मतलब ये रहा, शादी का कार्ड आने से आप वहाँ काउंटिंग नहीं हुई, जब जाओगे तभी तुम्हारी काउंटिंग होगी कि वो लोग आए थे। इसलिए यूपीएससी भी यही कहता है कि यदि आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने को आप काउंट नहीं मानता हो। यानी जब आप एग्जाम फॉर्म हॉल में जाओगे तो एग्जाम फॉर्म हॉल में जाने के बाद जब आपका पंजीकरण वहाँ हो जाएगा, लिख दोगे अपना नाम, इसका
मतलब है आपका अटेम्प्ट काउंट हो गया, तो फॉर्म भरने को अटेम्प्ट काउंट नहीं मानता है। लेकिन हाल ही के 1-2 साल से इशू उठ रहा है कि यदि आपको फॉर्म ही भरना था और एग्जाम नहीं देना तो क्यों टाइम वेस्ट किया यूपीएससी का भी अपना भी, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे क्या होगा यूपीएससी तय करेगा इसके बारे में। लेकिन ये क्वेश्चन अगर सबके दिमाग में है कि अटेम्प्ट काउंट होता है तो नहीं होता। यही वजह है कि यूपीएससी में 10 से 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स में, और यहाँ प्रीलिम्स देने के लिए 4 से 5 लाख बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी बच्चे यहाँ धराशायी हो जाते हैं। दूसरी बात, सेंटर की अगर हम लोग बात करें, अभी यहाँ पे OTR के माध्यम से अपना फॉर्म जल्दी भर लीजिएगा, जिससे कि आप जो सेंटर नज़दीक चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म को लेट भरेंगे तो वहाँ सेंटर, वहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद वहाँ सेंटर आपको नहीं मिलेगा, जहाँ खाली होगा फिर वहाँ मिलेगा। इससे क्या होती है कि आप अपने एग्जाम को दूर देने जाएंगे तो आपके पास जो गैप होगा वो ज़्यादा बढ़ने से आपके दिमाग में स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहाँ फॉर्म को जल्दी भरने का प्रयास करें, जहाँ सेंटर लेना चाहते हैं वो सेंटर को फॉलो कर लें। तीसरा पॉइंट आता है कि स्टडी प्लान क्या रखें। सबसे जबरदस्त पॉइंट बन जाता है कि स्टडी प्लान क्या होता है। देखो, अब मिनिमम समय बचा हुआ है, आप भी जानते हैं 28 मई को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम है, 15 सितंबर को यहाँ से मेंस का एग्जाम है। तो यानी आप ये मान के चलें कि आपके पास जो है ओनली फरवरी, मार्च, अप्रैल ही महीना, 3 महीना बचा हुआ है। अब क्या करें, अगर हम प्रीलिम्स के सापेक्ष में पढ़ें या मेंस को इस समय रोक दें या ऑप्शनल को रोक दें, ये बड़े गंभीर विषय बन जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा मिड फरवरी तक, 20 फरवरी तक अभी ऑप्शनल को लेकर चलिएगा साथ में, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने आप को वहाँ रेडी कर पाओ। तो इसीलिए 20 से 25 फरवरी तक अभी मेंस के साथ प्रीलिम्स को पढ़िएगा। लेकिन फरवरी के बाद जो मार्च, अप्रैल, मई का महीना होगा, डेडिकेट करके 90 डे की तैयारी जो होती है प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है। उस टाइम में आप अपने आप को पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको तैयारी करने का ढांचा जो है, आप अगर आज के समय में अपनी तैयारी में 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं तो 3 से 4 घंटे अभी भी मेंस में दो, बाकी प्रीलिम्स में कन्वर्ट कर दो। लेकिन आफ्टर यहाँ पे फरवरी के बाद अपने आप को पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर लीजिएगा, जिससे कि 70-80 डे की जो तैयारी है प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट हो जाएगी। राइट, तो यहाँ स्टडी प्लान के रूप में अपनी स्ट्रेटेजी को बेस्ट बनाइएगा। ऑप्शनल को लेके चलें साथ में, अभी मेंस को लेके चलें, लेकिन मिड फरवरी या 20 फरवरी के बाद आप प्रीलिम्स, मेंस के ऑप्शनल को और मेंस के जीएस को साइड में रख दीजिएगा, बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करिएगा। राइट, आगे चलते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज। लगातार अपने आप को इस समय टेस्ट सीरीज पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज एक बेसिकली मेजर पिलर है जो आपकी कमियों को सुधारने का काम करेगी, यानी आपको वीक एरिया डिफाइन कराएगी कि आपकी कमियां कहां कहां पर। लेकिन जरूरत है कि आप टेस्ट सीरीज किस संस्थान के लगा रहे हैं, किस कोचिंग के लगा रहे हैं, किस गाइडेंस पर लगा रहे हैं। यदि वो दुर्लभ ज्ञान पूछती है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज बेहतर संस्थान की लगाइएगा जिसकी उस विषय पर एक्सपर्टीज हो। जिस संस्थान की एक्सपर्टीज नहीं है टेस्ट सीरीज बनाने में, वो क्या होगा, वो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित ही करेगी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत मेजर पिलर है, इसलिए जरूरी होता है टेस्ट सीरीज का। यदि आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपने 30 टेस्ट सीरीज लगाया, तो एक टेस्ट सीरीज में यूपीएससी का 100 क्वेश्चन होता है, तो आपने 3000 क्वेश्चन कर लिया। यानी 3000 क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपने 3000 टॉपिक का रिविजन कर लिया। और 3000 टॉपिक का रिविजन अगर आप नहीं कर पाए हो तो समझ लीजिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं होने वाला। तो जरूरत है कि ऐसी टेस्ट सीरीज लगाइएगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी अपने दिमाग में रखिएगा और साथ में पूरा जो नोटिफिकेशन है बड़े आराम से इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद इसको पूरा जो डाउट है आप नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो इसकी पूरी प्रक्रिया है आप ये देख पा रही होंगे, पूरा ढांचा यहाँ से दे रखा है। OTR प्रोफाइल क्या होती है, हाउ टू अप्लाई कैसे करें, कैंडिडेट कंडीशन क्या है, ये सब दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, यूपीएस लिख लेना है, upsc.gov. डाल के इन कर दीजिएगा, वहाँ पे एक ऐसा निकल के आ जाएगा। आने के बाद यहाँ लिखा होगा, इसको फिर आप कुछ नहीं करें, यहाँ पे जो लिखा है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करेंगे तो ऐसा सिम्टम्स निकल के आ जाएगा। अब आप देख लीजिएगा पूरी कहानी इसको दे रखी है, तो इसको बड़े संयमता के साथ पढ़ें और यहाँ से एग्जाम का स्टैंडर्ड है ये आप देखने का प्रयास करें। ये सारी कहानी आपके दिमाग में बन पा रही होगी। राइट, तो इसको जरूर एक बार पढ़ लें। क्या है, 21 फरवरी लास्ट डेट है, शाम के 6 बजे तक। इन लोगों ने सबको डिक्लेरिफाई कर रखा है कि भैया कैसे कैसे इनकी जो उम्र है यहाँ से कितना, तो आप देख पा रहे हैं 21 फरवरी, वो भी कितने बजे तक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 6 बजे तक शाम के। तो 6 बजे के बाद यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो कुछ पॉइंट ऐसे आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। निगेटिव मार्किंग तो है ही, सब लोग जानते हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, इसने यहाँ भी डिफाइन कर रखा है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके बारे में आप जानने का प्रयास करें, ये सारी कहानी आपको दिखाई दे जाएगी। मोबाइल फ़ोन जो यहाँ पे वैन है, फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें यहाँ शो कर रखी हैं। तो कुछ नया परिवर्तन नहीं किया गया, सेम एस है।
जो लगातार यहाँ करोल बाग के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि अटेम्प्ट बढ़ना चाहिए, उसको नजरअंदाज करते हुए इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है ना। तो यहाँ इसको पढ़ें, और ये सब सर्विस की दे रखी है, ये आपके समाज, ये सब कितना सर्विस है ये डिफाइन कर रखा है, राइट। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सेंटर अलाउड कर रखे होंगे, तो सेंटर आप नज़दीक चाहते हैं तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सेंटर आप लेट भरेंगे तो वहाँ सेंटर वो बुक हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें दिक्कतें पैदा करेंगी, दिखेगा। सब ये चीज़ें एवेलुएट कर रखी हैं, तो जाइएगा और TR सिस्टम पे अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा, सब ये पैटर्न को फॉलो करा रखा है। तो यहाँ एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पूरा ये लगभग 170 यहाँ 159 पेजेस में इसके नोटिफिकेशन लिखा है, तो सबको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसको जो लगता है कि तुम्हें समस्या पैदा हो रही है आप उसको पढ़ो, उसको आगे निकल जाएगा, नहीं तो तुम लोग देखते हैं कोई डाउट क्लियर ना हो। कोई इसके बाद भी कोई समस्या पैदा आती है तो आप ये रहे सेंटर, लगभग UPSC ने देखा जाए तो 79 सेंटर के आसपास रखा गया है, 79 सेंटर प्रीलिम्स के लिए रखा गया है, और यहाँ मेंस में जाएंगे तो यहाँ 24 सेंटर मेंस के लिए रखा गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया पे। तो आपको इग्नोर नहीं मारना है, आपको जहाँ चाहते हैं आप वहाँ जाके अपने आप को OTR के माध्यम से जल्दी कर लीजिएगा। सेंटर फिल हो जाएगा तो वो आपको वो सिटी नहीं मिलेगा या वो लोकेशन नहीं मिलेगी जो चाहते हैं आप, राइट। तो ये सेंटर है, ये सब फिल करके और अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर आयाम दीजिएगा, बेहतर स्ट्रेटेजी अपनाइएगा, बेहतर इन्वायरमेंट पैदा करिएगा। आप कुछ बेसिकली आपको कंसाइज वे में अपने कमरे में पैक हो जाना है, बहुत ज़रूरत है पैक होने। प्रीलिम्स छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, छटनी का एग्जाम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही टफ है, मेंस तो टू द पॉइंट ही बात करता है, मेंस आंसर राइटिंग की बात करता है। मेंस जो है बेसिकली कहा जाए तो वहाँ पे डिफाइन है कि इधर पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में क्या आएगा ये डिफाइन ही नहीं है, इसलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पहली चुनौती हो चुकी है अब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पूरी प्लानिंग के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।